तो पहले एडवांस वाला पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो टाइम बचेगा तो मेंस वाला भी करेंगे। जैसे ये है, तो इसमें यार अब बताना इसमें है ना, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करना हो या फिर वन बाय वन सारे ही कर लेते हैं। कल से सारे ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बताओ, वैसे जल्दी से करें ना। फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्चुअल है ये पहला क्वेश्चन। ये उस वाले कंसेप्ट पर है बच्चे लोग की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डेफिनेशन पर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी रेट को हम डिफाइन कर देते हैं एक्सेलरेशन से। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहते हो कि एक्सेलरेशन बराबर डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। जस्ट सिंपल डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन होती है जिसमें ये कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर आप वेलोसिटी की जगह पर उसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करो, यानी कि स्पीड को, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ द वेलोसिटी है। तो ये भी बाय डेफिनेशन है, ये भी बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इसको आप कहते हो कि एक्सेलरेशन का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। जस्ट ये दोनों डेफिनेशंस के पार्ट हैं। तो एक्सेलरेशन का जब टेंजेंशियल पार्ट निकालना होता है तो बाय डेफिनेशन इट इज डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ द वेलोसिटी। ये दो ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कौन सा सही है अगर देखा जाए तो? कोई ऑप्शन अगर आपको लग रहा है इसमें से, इन दो डेफिनेशंस के बेसिस पर अगर कोई ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा हो, है ना? और भी कर सकते हैं। देखो, जो पहला वाला है वो टोटल एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमेशा आपको टोटल एक्सेलरेशन देता है, और उसके मॉडुलस को डिफरेंशिएट करते हो तो ये सिर्फ आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें से कुछ समझ आ रहा है तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें से इन दो डेफिनेशन से मैच करता हुआ कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? और एक और डेफिनेशन बता दें इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से। पोजीशन वेक्टर यानी आर, आर वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वेलोसिटी इज वी वेक्टर, यानी कि वी वेक्टर को डिफाइन करते हैं डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। इसको भी यूज कर सकते हो। अभी भी नहीं समझ में आया? इन तीनों के बाद कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें से? सर डी वाला। हाँ, देखो आराम से, टोटल एक्सेलरेशन जो है, और हाँ, इन्होंने वो वाला कंसेप्ट लगाया है एक्चुअली। एक एक्सेलरेशन का वन डायमेंशन में जब फॉर्मूला पढ़ते हो आप, वन डायमेंशन में अगर याद करें तो मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन को कहा जाता है। वन डायमेंशन में फिलहाल वेक्टर साइन तो लगाते ही नहीं हम लोग, तो सिंपली एक्सेलरेशन लिखते हो कि v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये कहते हो v डी वी बाई डी एक्स। अगर y एक्सिस पर होगा तो v डी वी बाई डी वाई कर दोगे। और इसी को थ्री डायमेंशन में चले, अगर थ्री डायमेंशन में अगर आप बात करो या टू डायमेंशन में बात करो, तो एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट को आप कहोगे वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स, जस्ट डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकालो, तो एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट को सिमिलर लॉजिक से कह सकते हो कि इट इज वी वाई इंटू डी वी वाई अपॉन डी वाई। तीसरा कंपोनेंट जेड वाला भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट, तो ये वी जेड इंटू डी वी जेड बाई डी जेड। तो अगर इसमें से डी ऑप्शन को तुम एक्सप्लोर करो, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है वी डॉट डी वी, और इधर डी आर भी है। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, देखिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं आपको। सपोज वेलोसिटी को हम वेक्टर के फॉर्म में ये लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में। एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर आर को जब लिखते हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में तो ये लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी में अगर आपको डी आर करना होगा तो ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब आप ऑप्शन डी का एलएचएस देखो, ऑप्शन डी की लेफ्ट हैंड साइड, वो टोटल एक्सेलरेशन और डी आर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आप ए और डॉट डी आर करते हो, डॉट प्रोडक्ट यानी कि इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो ये ए एक्स इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा, प्लस ए वाई इंटू डी वाई और प्लस ए जेड इंटू डी जेड। और ऑप्शन डी का जो राइट हैंड साइड है, ऑप्शन डी का राइट हैंड साइड वो वी डॉट डी वी है,
तो dv भी लिख सकते हैं, अगर हम लोगों ने v लिखा है तो यहाँ से मैं dv भी लिख सकता हूँ। तो dv की वैल्यू आप इसी तरीके से dvx i कैप प्लस dvy j कैप प्लस dvz k कैप, और यहाँ से अगर हम v डॉट dv निकालते हैं, v और dv का डॉट प्रोडक्ट, तो वेलोसिटी वाली वेक्टर का और dv वाले वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये बनेगा आपका vx इंटू dvx प्लस vy इंटू dvy प्लस vz इंटू dvz। अब चेक करो क्या क्या ये चीज आ रही है, क्या ये रिलेशन बन रहा है कि a डॉट डी आर इज इक्वल टू v डॉट dv? क्या ये रिजल्ट बन रहा हमारा a डॉट डी आर इक्वल टू v डॉट dv, दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं ये, और ये डेफिनेशन है पीछे कि ax को आप रिप्लेस कर सकते हो vx इंटू dvx, मतलब ax मल्टीप्लाइड बाई dx इज सेम एज vx इंटू dvx, ay मल्टीप्लाइड बाई dy इज सेम एज vy इंटू dvy, यानी ax dx इज सेम एज vx dx, ay dy इज सेम एज vy dy, az dz इज सेम एज vz dz। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू बराबर ही हुई। a डॉट डी आर इज सेम एज v डॉट dv। हो गया क्लियर? अभी नहीं हुआ? मतलब ऑप्शन डी यस सर। है ना, ये सिर्फ डेफिनेशन था, इसमें मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। सर जो ऑप्शन है वो भी मतलब उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। सर डी मॉड आर मल्टीप्लाई कर दें इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाला में, हाँ हाँ सेम टू सेम सर ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए बन जाएगा। सर अगर डी आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वाले ऑप्शन में कह रहे हो? नहीं, अच्छा फिर से बोले, ए वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि डी वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं? सर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है सर उसमें बोल रहा था। अच्छा टेंजेंशियल में डीवी बाई डी वाले में। यस सर। तो इसमें क्या, अच्छा मैं लिख रहा हूँ, बताना आप मुझे। तो ए टेंजेंशियल मैंने लिखा डी बाई डी टी और मॉड ऑफ वी, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? सर मॉड ऑफ डी आर मतलब डी ऑफ मॉड आर। अच्छा डी ऑफ मॉड और ऊपर भी कर दें और नीचे भी? यस सर ऊपर नीचे दोनों। तो सर डी आर को इसके नीचे ले आए और डी टी को उधर उस तरफ। लेकिन जो, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो डी आर बाई डी टी इसकी बात कर रहे हो? यस सर। यस सर। बट ये क्या होगा? सर ये मॉड भी हो जाएगा ना, ये गड़बड़ है। देखिए, एक वेक्टर का डिफरेंशिएशन और एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। यस सर। जैसे मान लो कोई वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है लेकिन वो वेक्टर रोटेट कर रहा है, तो वेक्टर तो चेंज हो गया ना। यस सर। तो हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बता दे रहे हैं आपको, इसमें गड़बड़ है सब। मतलब ये अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर, ये बिल्कुल सही है। वेलोसिटी का मॉड निकालने के लिए आपको पहले वेक्टर आर को डिफरेंशिएट करके और उसके बाद उसका मॉड निकालना है तुम्हें, ये चीज सही है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि मॉड ऑफ अ वेलोसिटी विल बी डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ आर, ये एक गलत स्टेटमेंट है यार, ये लॉजिक गलत है। कि वेक्टर का मॉड अगर ऐसा होता तब तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लो ना यार। सर्कुलर मोशन में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज होता है? सर्कुलर मोशन में अगर हम सेंटर से पोजीशन वेक्टर को देखें तो वो रेडियस है, रेडियस चेंज होती नहीं। तो सर्कुलर मोशन में मॉड आर तो कांस्टेंट हो गया, यस सर। ऐसे में डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। बट वेलोसिटी तो एग्जिस्ट करती है ना वहां पर। यस सर। हाँ, तो ये मैं डेफिनेशंस का ही पार्ट है। चलो अच्छा हुआ पूछ दिया आपने। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद मॉडुलस लेना और मॉडुलस लेने के बाद डिफरेंशिएट करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। यस सर। चलिए तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले में, इसमें ये दोनों मासेस दे रखे हैं, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है म्यू 0.2 बिटवीन ऑल द सर्फेसेस, मतलब कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी है और ब्लॉक और वॉल के बीच में भी है। और टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m2, ये पूछा गया है। तो अब इसमें ना प्रॉब्लम ये आती है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शंस कैसे दिखाओगे आप, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा इसी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो
देखिए जो M1 ब्लॉक है अच्छा अभी अगर हम इमेजिन करें कि मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, इमेजिन करो फ्रिक्शन ना होता यहाँ पर, तो मास M1 भी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा होता है M1G, और मास M2 पर M2G लग रहा होता, और एक यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रही होती। ये हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज ऑब्वियस है कि मास M2 अगर स्लिप करेगा तो नीचे करेगा, तो M2 और वॉल के बीच का जो फ्रिक्शन होगा, M2 और वॉल के बीच, वो फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ ही दिखाओगे, बिकॉज M2 इतना तो ऑब्वियस है कि वो डाउनवर्ड मोशन ही करेगा, तो उसको आप अब फ्रिक्शन 2 से डिनोट कर दें, जो M2 और वॉल के बीच में लग रहा है। बोलो ये इसको मैं FW डिनोट कर दे रहा हूँ, फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स। सही है बताना आप, मतलब यहाँ एक एक स्टेप पर आना बोलते जाना, या फिर दिक्कत हो तो यहीं पर आप ऑब्जेक्ट कर देना, बाद में नहीं। तो M2 वाले पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि M2 का मोशन नीचे ही होगा, ऊपर तो होगा नहीं। M1 का मोशन किस तरफ होगा? मोशन ऑफ M1 अगर हम फाइंड आउट करें, देखिए M1 स्ट्रिंग सर से ऊपर, कैसे बच्चे ऊपर कैसे होगा, ध्यान से देखो। स्ट्रिंग ऊपर उस तरफ जाएगी तो ऊपर। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, एक चीज नोटिस करो, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं मूव करने वाला, ये वॉल से बंधा हुआ है, ये फिक्स्ड पार्ट है। और टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको पता है कांस्टेंट रहनी है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कांस्टेंट होनी है। तो पुली और M1 के बीच का जो पोर्शन है, पुली और M1 के बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी M1 का अगर मोशन हुआ तो किस तरीके का होगा, कुछ आइडिया लगा सकते हो आप? क्या वो फ्री फॉल कर सकता है अगर वो स्ट्रिंग से बंधा है और स्ट्रिंग ऊपर जाके वॉल से बंध गई है? स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो एग्जैक्टली फ्री फॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब इसको अलग से डायग्राम देखो आप। ये कैसे हो सकता है कि एक स्ट्रिंग लगाओ, एक पुली अटैच करो, और उससे एक ब्लॉक लटक करके, एक ब्लॉक लटका दे उससे, और कह दें कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन करेगा? ये पॉसिबल कैसे है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो बढ़ेगी नहीं इसमें। तो यही बात समझने वाली थी, और कुछ नहीं थी इसमें, कि आपको लॉजिक समझना था कि इसका मतलब M1 डाउनवर्ड मोशन नहीं कर सकता। M1 का मोशन अगर होना होगा तो किस तरफ होना होगा? M1, तो M1 का मोशन इसलिए होगा कि ये जो, अगर मैं नाम दे देता हूँ इसको A, और पुली वाले को B नाम दे देता हूँ, और ब्लॉक को C नाम दे देता हूँ, तो ये जो लेंथ BC है, लेंथ BC, इसके परपेंडिकुलर एज अ पेंडुलम जाएगा। आप इमेजिन करो ना, अगर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट मास M का स्टार्ट करो, तो ये एज अ पेंडुलम ही मूव कर सकता है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट होना पड़ता है। तो M1 अगर मूव करेगा तो एज सर्किल, मतलब अभी जो इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ही जा सकता है, तो अगर ये स्ट्रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर मोशन ही कर सकता है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर मोशन करने के लिए फ्री स्पेस तो हो। फ्री स्पेस है कहाँ, कहाँ जाएगा? M1 इसके परपेंडिकुलरली क्या M2 को पेनिट्रेट करके तो जाएगा नहीं। यानी कुल मिलाकर के ये है कि M1 अभी मूव नहीं कर सकता, सिर्फ M2 मूव कर सकता है, और M2 अगर डाउनवर्ड मूव कर सकता है तो M1 की वजह से M2 के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन नोटिस करना आप। मैं कह रहा हूं M1 ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन नहीं कर पाएगा, लेकिन M2 डाउनवर्ड कर सकता है, क्योंकि M2 फ्री ऑब्जेक्ट है, ये किसी स्ट्रिंग से नहीं बंधा हुआ है। तो M2 फ्री ऑब्जेक्ट होने की वजह से डाउनवर्ड जा सकता है, M1 डाउनवर्ड नहीं जा सकता। यानी M1 के रिलेटिव M2 का मोशन डाउनवर्ड होगा, और फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए M2 वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ काम करेगा। यानी M2 पर एक और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ दिखाओगे आप, जो बाय द ब्लॉक्स होगा, इसको FB से डिनोट कर रहे हैं, फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक। अपवर्ड फ्रिक्शन M2 पर लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ लगाओगे तो M1 पर उतना ही फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओ ऑन M1, न्यूटन थर्ड लॉ से। अब आप यहां तक बताओ तो आगे बढ़े फिर। ठीक है ना, चलिए। अब M1 के लिए तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे, और M2 के लिए, अब M2 को पहले चेक करो। पहले आप ये चेक करो कि जो M2 है उसका वेट M2G क्या इन दोनों फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है?
जो वॉल और ब्लॉक के बीच के फ्रिक्शंस हैं उनके लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है फ्रिक्शन M2G, हो सकता है M2 भी ना मूव करे। तो इसको एक बार देखते हैं यार, फ्रिक्शन जो ब्लॉक्स के बीच में है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और फ्रिक्शन जो वॉल के बीच में लग रहा है वहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसको चेक करते हैं मतलब म्यू इंटू एन वाले फॉर्मूले से। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने हर जगह 0.2 यूज किया है, तो 0.2 नॉर्मल जब ब्लॉक वाले के बीच में लोगे तो कितना होगा, ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल है। हालांकि देखो एक और बात बताएं आपको, एक और बात समझो, अगर हम क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब, तो इसमें किसी भी ऑप्शन में जीरो एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, समझ रहे हो आप, किसी भी ऑप्शन में जीरो एक्सेलरेशन तो है नहीं। इसका मतलब ये 100% श्योर है कि M2 मूव कर रहा है, मतलब हम अपना टाइम ना खराब करना चाहें अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, जब चारों ऑप्शंस में एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू दी गई है इसका मतलब ये 100% श्योर है कि M2 मूव कर रहा है। और अगर M2 मूव कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही लगेंगे। तो ये 0.2 टाइम्स नॉर्मल जो ब्लॉक्स के बीच में लगेगा और ये 0.2 टाइम्स नॉर्मल जो वॉल के साथ लगेगा। बताओ यहाँ तक ठीक हो तो आगे बढ़े और बताएं आपको। यस सर। चलो यस अब M1 पे फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, थोड़ा यार मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, आप फिगर पर ध्यान रखना M1 और M2 के फिगर्स में ना, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो M1 पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे थे एक बार देखो, M1 पर ऐसे करके मतलब एक एंगल पर टेंशन फोर्स लगेगा, उसके अलावा उसका वेट M1G लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लग रहा था, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ब्लॉक्स की वजह से होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा। अब आइए M2 वाले साइड पर, M2 पर वॉल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, ब्लॉक्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, वेट M2G आएगा, वॉल का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो वॉल का है जिसको कि म्यू टाइम्स नॉर्मल ऑफ वॉल लिखेंगे, और फ्रिक्शन जो ब्लॉक्स की वजह से है वो भी लगेगा जिसको कि म्यू टाइम्स नॉर्मल एट ब्लॉक NB। ये फोर्सेस, ये फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बन रहा है, और ये एंगल शायद 30 डिग्री है मेरे ख्याल से, एक मिनट चेक कर यस लीजिए। सर 30 ये 30 नहीं है यार एक्चुअली, हाँ 30 है, ठीक है 30 डिग्री एंगल है। तो इसको भी रिजॉल्व करके खत्म ही करते हैं ना, टी का कंपोनेंट कर लेते हैं, यहाँ पर t√3/2 हो गया और t/2 ऊपर की तरफ हो गया, और M1 रेस्ट पे है, तो M1 के लिए फोर्सेस बैलेंस होंगे, और M2 के लिए आपका मतलब M2 एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, तो M2 की इक्वेशन ये बन जाएगी M2G माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल ऑफ ब्लॉक माइनस म्यू इंटू NW। ये चीज M2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन ये बनेगी। एक इक्वेशन ये होगी कि M2 हॉरिजेंटल मोशन नहीं कर सकता, तो NB और NW बराबर है, NB इक्वल्स टू NW, बिकॉज M2 का हॉरिजेंटल मोशन नहीं हो सकता, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजेंटल नहीं हो सकता, तो हॉरिजेंटली फोर्सेस बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम M1 की इक्वेशंस आएंगे, M1 की इक्वेशंस में t√3/2 जो राइट साइड फोर्स है इक्वल्स टू नॉर्मल बाय द ब्लॉक, थर्ड इक्वेशन कह लीजिए, और एक टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट t/2 इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G और प्लस फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक जिसको कि म्यू इंटू नॉर्मल बाय ब्लॉक भी लिख सकते हैं, तो इट इज म्यू इंटू नॉर्मल बाय ब्लॉक। ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। अभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन से NB को रिप्लेस कर सकते हो, थर्ड वाली इक्वेशन से NB को रिप्लेस करो, तो t/2 इक्वल टू आपका हो गया M1G प्लस म्यू, NB को रिप्लेस कर देंगे तो ये t√3/2 के बराबर हो गया। अब इसमें मेरे ख्याल से म्यू भी दे रखा है तुम्हें, M1 भी दे रखा है पीछे क्वेश्चन में, M1 10 किलोग्राम और म्यू की वैल्यू 0.2, तो M1 गिवन है 10 किलोग्राम, म्यू गिवन है 0.2, अननोन सिर्फ इसमें कैपिटल T है। आ जाएगा इसमें, बताएं टेंशन फोर्स की वैल्यू, यस है ना। और ठीक है, और टेंशन आने के बाद एक्सेलरेशन, मतलब अगर मैं इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मान के चलूं कि हो सकता है सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन से अब आप देखो कैसे निकालोगे आंसर। जब टेंशन फोर्स कैलकुलेट हो गया तो NB कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पर मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको M2 चाहिए जो दे रखा है, G पता है, म्यू पता है, NB सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एक बार जब T की वैल्यू आ जाएगी तो थर्ड इक्वेशन से NB भी आ जाएगा, म्यू गिवन है, NW
NW और NB बराबर ही हैं, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें से आपको, मतलब एक बार टेंशन कैलकुलेट कर लो ये सारे मिल जाएंगे, फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन की भी वैल्यू मिल जाएगी। आ गया समझ में? बोलो। यस कोई सर। डाउट तो नहीं है किसी का भाई? आप बता देना, क्योंकि इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर था और एक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, करके देखिएगा आंसर मैच करता है नहीं करता है, वैसा हो जाएगा, मैच तो करेगा ही, लेकिन फिर भी। थर्ड वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट, तो इसमें तो वो टेंशन वाली ट्रिक लगाओगे कि एक ब्लॉक ए पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ T, ब्लॉक बी पर और ब्लॉक सी पर। तो अगर हमने ए पर T दिखाया है, या फिर बी और सी पर अगर मैं T और T दिखा देता हूँ, तो ए पर मैं 2T दिखा सकता हूँ। और वो वाला कंसेप्ट जो टेंशन वाला तरीका नहीं था, समेशन ऑफ T डॉट वी, याद है आपको ये मेथड टेंशन ट्रिक वाला, कि इनका प्रोडक्ट लेकर के जीरो कर देते हैं इसको। वर्चुअल वर्क मेथड कह लीजिए, या फिर इसमें टेंशन ट्रिक बताई गई थी क्लास में, ऐसा नहीं था कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो ब्लॉक सी की एक्सेलरेशन को हम ऊपर मान लेते हैं, कुछ ए मान लेते हैं, और ये मेथड फॉलो कर लेते हैं इसमें। तो ब्लॉक ए में टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो प्रोडक्ट हो गया उसका माइनस में 4T इंटू 4T। ब्लॉक बी के लिए टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो इनका भी प्रोडक्ट माइनस में जाएगा। और ब्लॉक सी के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ऊपर है, तो इनका प्रोडक्ट प्लस में करेंगे और इक्वल टू 0। यहाँ से सारे टी कैंसिल कर जाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है और पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब मेरा अपवर्ड मानना सही था। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्टिवली। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में जो पार्टिकल ए है इसकी वेलोसिटी दी गई है तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड की, फ्रिक्शन लेस है मतलब ये वेलोसिटी बदलेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल पाइप है मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा ये, क्योंकि किसी कोई रीजन नहीं है इसकी वेलोसिटी के बदलने का, न तो फ्रिक्शन न तो ग्रेविटी। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा जब तक कि ये बॉडी बी से कोलाइड नहीं कर जाता। यानी कोलिजन से जस्ट पहले ए वाले की वेलोसिटी 10 है और बी वाले की वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी, और उसके बाद बी वाले को स्ट्राइक किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है आपको और टाइम। अब सुनो, इन्होंने बात की है सेकंड कोलिजन की, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पहला कोलिजन कितने टाइम बाद होगा। फर्स्ट कोलिजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कोलिजन का जो टाइम होगा, ऑब्जेक्ट ए को कितना, नहीं पहला ये है, पहला तो ये है जब ऑब्जेक्ट ए चल के आएगा ना, तो पहले ऑब्जेक्ट ए हाफ सरकमफ्रेंस चले, तो ऑब्जेक्ट ए हाफ सरकमफ्रेंस जाने के बाद ही तो बी से कोलाइड करेगा। तो पहले कोलिजन का टाइम हाफ सरकमफ्रेंस यानी कि पाई इंटू आर अपॉन उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ये पहला कोलिजन है। अब सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन कब होगा? तो सेकंड कोलिजन का टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो टाइम पहले कोलिजन का हुआ था वो, और उसके बाद फिर और कुछ टाइम लगेगा प्लस कुछ और करेंगे। अब यहां पर आप कोलिजन का वो कंसेप्ट लगाओ कि रिलेटिव स्पीड, याद करिएगा, रिलेटिव स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज ऑलवेज ई टाइम्स रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले क्या रिलेटिव स्पीड है? कोलिजन से पहले अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो कोलिजन से पहले बी वाला स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ए वाला 10 मीटर पर सेकंड से उसके पास आया है, यानी रिलेटिव स्पीड इनके बीच में 10 हुई। तो कोलिजन के बाद ए और बी की रिलेटिव स्पीड जो होगी उसमें ई और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 और मल्टीप्लाई करिए, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब पहले वाला अगर 10 है और ई की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब कि कोलिजन के बाद रिलेटिव स्पीड 5 है। और रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, मतलब इसका भी अगर फिजिकल मतलब निकालो, रिलेटिव स्पीड का फिजिकल मतलब कि कोलिजन के बाद आप ए और बी में से किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मान लो। रिलेटिव का जो मतलब है कि कोलिजन के बाद हम ए या बी में से किसी एक बॉडी को अगर इमेजिन करें कि वो रेस्ट पे है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी पे चलता है वही रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है मान लो, रिलेटिव स्पीड का मतलब यही होता है।
और अगर ए को रेस्ट पर इमेजिन कर लिया है और बी 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो उसको पूरा एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस कवर करना पड़ेगा ताकि वो फिर से ए से कोलाइड करे। और जब कंप्लीट सरकमफ्रेंस कवर करना पड़ेगा तो उसका फिर से जो टाइम आएगा वो आएगा 2 पाई आर, लेकिन अब की बार स्पीड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 5 वाली। यानी कुल मिलाकर के ये टाइम हो जाएगा हमारे लिए, अगर कैलकुलेट करें तो ये 5 पाई आर डिवाइडेड बाई 10, यानी पाई आर बाई 2। अब आप अपना आंसर देख लो क्या बनेगा। टोटल आंसर इसका आंसर बन रहा पाई आर बाई 2 का। अब इसमें आर अगर दे रखा होगा तो आंसर आ जाएगा। आर दे रखा है यहाँ पर 5 मीटर का। हुआ समझ में ये चीज? बोलो। यस यस चलिए नेक्स्ट। इस पे आते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रीन साइज पहले बड़ा करें। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और बी, मतलब उसमें से ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है मान लो किसी वेलोसिटी से, हम उसको यू मान लेते हैं, और बी वाला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से स्टेशनरी है। अच्छा, ए का मोमेंटम दे रखा है, ठीक है ना, मतलब अगर हम इसका मास m1 मान ले तो m1 इंटू यू की वैल्यू दे रखी है आपको, मोमेंटम p है इसका, तो दैट मीन्स कि p इक्वल्स टू m1 u। और ड्यूरिंग इम्पैक्ट b गिव्स इम्पल्स j टू a, b गिव्स इम्पल्स ड्यूरिंग कोलिजन। तो कोलिजन के टाइम पर अगर ड्यूरिंग कोलिजन इस पर एक इम्पल्स मिला है j का, और इम्पल्स का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर आप उसकी भी डेफिनेशन पे जाओ तो इम्पल्स मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि कोलिजन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ड्यूरिंग कोलिजन कह रहा है वो, तो कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम लिखोगे वो क्या लिखोगे? डेफिनेशन कहती है कि इम्पल्स मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कोलिजन के बाद ए का अगर मुझे नया मोमेंटम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम दे रखा है आपको, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कैपिटल पी है, उस समय इम्पल्स आया जे जो कि चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो कैपिटल पी में से जे अगर चेंज होगा वो भी नेगेटिव चेंज होगा क्योंकि इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा, तो पी माइनस जे नया मोमेंटम कह सकते हो, कोलिजन के बाद वाला। और एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी तो लगेगा ना। इम्पल्स का एक और मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। तो अगर ए पर लेफ्ट साइड इंपल्स लगा होगा तो बी पर भी राइट साइड इंपल्स लगा होगा, सेम इंपल्स बी पर राइट साइड काम करेगा। एंड इंपल्स के दो मतलब हैं, एक तो फोर्स इनटू टाइम, दूसरा मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि बी का मोमेंटम भी कैपिटल जे से चेंज करेगा। अब बी का इनिशियल मोमेंटम 0 है, पहले उसका मोमेंटम ही 0 था, रेस्ट पे था वो, तो उसके मोमेंटम में अगर जे का चेंज करेंगे यानी कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट बी का जो मोमेंटम लिखा जाएगा वो इक्वल टू जे लिखोगे। तो ए का मोमेंटम और बी के मोमेंटम हमने लिख लिए दोनों। अब देख लो इसके आंसर से अगर आपको लग रहा कोई क्या होगा। और ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो बाकी सारे ऑप्शन तो आप ऐसे भी देख सकते हो। सी और डी के बारे में बात कर ले, रेस्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट्स की बाद वाली वेलोसिटी है। तो अगर इनके मासेस m मान लो, या फिर डेफिनेशन कहती है इट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। यहाँ पर स्पेशल केस है, मासेस बराबर है, तो आप इसको m v2 माइनस m v1 डिवाइडेड बाय m u1 माइनस m u2 भी कर सकते हो, बिकॉज सेम मासेस है। दैट मीन्स रेस्टिट्यूशन को इस जगह पर यह भी कहा जा सकता है कि बाद वाला मोमेंटम b का माइनस पहले बाद वाला मोमेंटम a का, pb माइनस pa आफ्टर वाली चीज, डिवाइडेड बाय m u1 मतलब ऑब्जेक्ट a का पहले वाला मोमेंटम माइनस ऑब्जेक्ट b का पहले वाला मोमेंटम, ये भी कह सकते हो। यहाँ पर मतलब वैसे तो डेफिनेशन वेलोसिटी के साथ है, लेकिन क्योंकि यहाँ मासेस बराबर है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोमेंटम में भी। तो b का मोमेंटम j, a वाले का मोमेंटम p माइनस j, बाद में कोलिजन से पहले a वाले का मोमेंटम p है,
और कोलिजन से पहले बी वाले का मोमेंटम 0 है। क्या बनेगा इससे भाई? कौन सा ऑप्शन बन जाएगा देख लो, डेफिनेशंस फॉलो कर लो इसमें। सी बना सी था। बन रहा है, हाँ सिर्फ डेफिनेशंस में। 6th, इसमें ये दोनों ब्लॉक्स कांटेक्ट में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन ये लिखा है इनिशियली इन कांटेक्ट व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए और बी के अलग अलग है। ए के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और बी के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2। अच्छा, इसके बाद ये 3-4 ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसको ना डिस्कस करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा भी देखो, इसको एक बार डिस्कस करके दिखा रहे हैं आपको क्या बनेगा इसमें। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये साथ में मूव करेंगे, दे आर मूविंग टुगेदर। और 2 तरीके से डिस्कस करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे करना है वो देखो, और एक इसको डिटेल में कैसे चलना है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर करना है तो एजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको अपने ऑप्शन चूज करने हैं तो फिर जैसा ऑप्शन कह रहा है उसके हिसाब से लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या है देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कि μ1 इज मोर देन μ2, द ब्लॉक्स विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन के पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है वो बता दें आपको। इस क्वेश्चन के पीछे फंडामेंटली क्या चीज यूज की जा रही है, क्या चीज आपका कौन सा कंसेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। एक सिंगल ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन पर चले, सिंगल ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तो उसकी एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे आप। सिंगल ब्लॉक की अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो और सरफेस रफ हो, तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगी। मैंने पूरी वर्किंग तो नहीं की है, पूरी वर्किंग चाहते हो तो फिर ये हो जाएगा, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा दिखाना पड़ेगा तुम्हें, और रफ सरफेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन दिखाना पड़ेगा, और फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से जाओगे तो एम जी कॉस थीटा, और फिर टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में है एक्सेलरेशन का? बोलो आप लोग, मतलब एक्सेलरेशन सिंगल ब्लॉक का। यस सर। चलिए, अब अगर ये दोनों ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट होते, अलग अलग होते, तो इनकी एक्सेलरेशन इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता। यानी अगर म्यू ज्यादा होगा तो बॉडी कम एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, सीधा सा मतलब ये है इसका। अब इनके पहले ऑप्शन में कह रहे हैं μ1 इज मोर देन μ2, मतलब यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, ऑप्शन ए के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन ए में ये कह रहे हैं कि μ1 μ2 से बड़ा है। तो क्या ये दोनों ब्लॉक्स इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं बिना कांटेक्ट में हुए? यस। अच्छा बच्चा देखो, यहाँ पर देखो जिसका म्यू ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम है, यानी अगर ये m1 m2, आप लॉजिक पकड़ो इसमें, आंसर पे जल्दीबाजी मत करना। अभी हमने सिर्फ 2 फोर्सेस कंसिडर की हैं, अभी सिर्फ 2 फोर्सेस ली हैं आपने, वो है m1g साइन थीटा और एक फ्रिक्शन। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ mg साइन थीटा और फ्रिक्शन ही लगेगा, यानी कि ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, मान लेते हैं कांटेक्ट में नहीं है, तो m1 और m2 में से फास्ट कौन चलेगा? ये एज्यूम कर ले कि m1 m2 आपस में कांटेक्ट में अगर नहीं है, और कौन M2 वन फर्स्ट m2 फास्ट चलेगा ना, ऑप्शन ए के हिसाब से। तो अगर m2 फास्ट है और m1 स्लो है, तो क्या ये कांटेक्ट में आ नहीं जाएंगे? यस सर। इसका मतलब ये 100% श्योर हो गया कि ऑप्शन ए के अंदर ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में रहेंगी, यस सर। क्योंकि कांटेक्ट छूटने के बाद m1 स्लो है और m2 फास्ट है, तो ये हो ही नहीं सकता कि पीछे वाली बॉडी फास्ट चल रही है और वो m1 के कांटेक्ट में ना आए। यानी ऑप्शन ए में समझ में आता है कि m1 m2 कांटेक्ट में रहने वाले हैं, और अगर ये कांटेक्ट में रहने वाले हैं तो फिर इनको एक यूनिट मान लो, क्योंकि जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये एज ए सिंगल ब्लॉक नीचे चलेंगे, और वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखोगे m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, टोटल फोर्स
माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इंटू m1 g cos थीटा और माइनस m2 का फ्रिक्शन m2 g, उसमें भी μ2 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू cos थीटा, एंड टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। क्योंकि जब इनको सिस्टम मान लेंगे तो इनके आपस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटरनल फोर्स में कैंसिल कर जाएगा। क्या ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है? क्या ये एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑप्शन ए यही कह रहा है आपका कि अगर μ1 μ2 से ज्यादा है देन ब्लॉक्स विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि ये कांटेक्ट में रहेंगे और वो वैल्यू हाफ μ1 प्लस μ2 g sin थीटा होगी और मासेस इक्वल है इनके। तो क्या ये ऑप्शन मैच करेगा? देखो अगर हम m1 m2 को बराबर कर दें तो क्या ये जो ऑप्शन लिखा है ये मैच कर रहा है? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, तो ए हट गया। बी, इफ μ1 लेस देन μ2 ब्लॉक्स विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन। एक बार बताओ, ऑप्शन बी में आप कह रहे हो कि μ1 और μ2 की इनइक्वलिटीज पलट दो आप, तो लॉजिकली देखो, अगर आपका μ1 लेस है और μ2 ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट होने पर कौन फास्ट चलेगा? इंडिपेंडेंट होने पर M1। अच्छा, इंडिपेंडेंट होने पर m1 फास्ट है, m2 स्लो है। तो क्या ये कांटेक्ट में हो सकते हैं? देखो अगर m1 फास्ट है और m2 स्लो है, क्या m1 m2 के बीच में कांटेक्ट होगा? नो सर। नो सर। तो जब कांटेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये अलग अलग एक्सेलरेशन पे चलेंगे, फिर तो एक तेज चलेगा एक धीमे धीमे चलेगा। यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं बनेगा, नो कांटेक्ट। तो फिर ये बात तो खत्म हो जाती है कि कॉमन एक्सेलरेशन वाली। ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी, μ1 मोर देन μ2 ब्लॉक्स विल ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट। इस पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए के टाइम पर यही तो डिस्कस किया था कि अगर μ1 ज्यादा है तो ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट होगा। ऑप्शन सी सही है। और जब कांटेक्ट होगा तो डिफरेंट एक्सेलरेशन कैसे होगी फिर? क्योंकि कांटेक्ट हुआ तो फिर एक ही एक्सेलरेशन पे चलोगे। सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि अब अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रफ इंक्लाइंड प्लेन पर जब रिलीज करते हो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से एक्सेलरेशन डिसाइड किया जाता है। पकड़ पाए लॉजिक? आंसर तो ठीक है, आंसर जो आना है वो तो आ ही रहा है, बट इसके पीछे जो अल्टीमेटली क्या सोच करके क्वेश्चन को बनाया जाता है ये सब। यस सर। चले 7th में, ठीक है, नहीं थैंक यू बच्चा। 7th, यहाँ लॉजिक वो है, ये सब एक्सटेंडेड बॉडीज हैं। 7th क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जब किसी बॉडी का कैलकुलेट करने को दिया जाता है, पार्टिकल का तो mgh से निकालते हो, लेकिन जब बॉडी का कैलकुलेट करते हो तो mg और हाइट यूज करते हैं उसके सेंटर ऑफ मास के लिए। यस सर। तो अब बताओ इसके हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं कर जाएगा यार? सर कौन का d/4 पे होगा, बाकी सबका d/2 पे था। हाँ, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है d/2 पे, क्यूब का सेंटर ऑफ मास है d/2 पे, कोन का d/4 पे, सिलेंडर का d/2 पे। तो यानी सबसे कम कोन है, कोन की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। मिल जाएगा ऑप्शन इसमें से? बोलो। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, इसमें अभी एक और क्वेश्चन से छुपा हुआ है। ये बेसिकली इस पे है यार, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो इसके पीछे का कंसेप्ट वो है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको पता है दैट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u, ये इसके ऊपर कंसेप्ट है। और इन्होंने बोला है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड का क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब मैक्सिमम स्पीड कब होती है? इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये होगा कब, मतलब हमें कहां तक का एरिया निकालना है। तो इसके लिए आप आंसर लगाओ, मैक्सिमम स्पीड में कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम लगाओ। स्पीड अगर मैक्सिमम है तो उसका डेरिवेटिव यानी कि dv/dt 0 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, यानी कि 11 सेकेंड्स पर जाकर के मैक्सिमम स्पीड मिलेगी आपको। स्पीड की मैक्सिमम होने की कंडीशन ये है कि dv/dt 0 होना चाहिए
यानी कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, यानी कि 11 सेकंड वो टाइम है जहां पर मैक्सिमम स्पीड है। तो हम ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, टोटल एरिया। ट्रायंगल बन रहा हाफ, ऊपर 10 है और नीचे आपका 11, और ये चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वो रेस्ट पे था, इससे डायरेक्टली आपका 55 आ जाएगा ये। यस सर। ठीक है, 6th क्वेश्चन की वर्किंग एक बार दिखा दीजिए फिर से। 6th की वर्किंग, 6th की वर्किंग तो नेक्स्ट पेज पे थी बच्चे, यहाँ पे है। ठीक है, हो जाए तो बता देना यार, चेंज करेंगे। सर इसमें पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा था। एक्सेलरेशन का आंसर मैच कर रहा है? u1 प्लस u2 ये पहला वाला आ रहा था। नहीं आएगा भाई, इसमें कैसे आएगा? कॉस थीटा आ ही नहीं रहा उसमें, जबकि यहाँ पर कॉस थीटा का फैक्टर है, कॉस थीटा कहाँ चला गया? पहले ऑप्शन में तो एक्सेलरेशन में साइन थीटा है, कॉस थीटा है ही नहीं वहां कहीं। चलिए जी, नेक्स्ट देखो। सर हम्म, सर ये जो 7th क्वेश्चन है इसमें सबका वॉल्यूम अलग होगा लेकिन डेंसिटी सबकी सेम है तो मासेस भी अलग अलग हो जाएंगे। हाँ मतलब वो देखो, वो तो मैं कह रहा हूँ कि मास का भी प्रॉब्लम है। मैं तो आपको लॉजिक बता दिया यार कि इसमें mg इंटू हाइट का कंसेप्ट लगाना है और मास भी निकालना है आपको। हाँ बिल्कुल, तो वो तो खैर आप चेक करो, खुद ही चेक कर लोगे कि मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबका मटेरियल सेम है। तो इसकी जगह पर आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पुट कर लेना, मतलब मास यस की जगह रो इंटू वी इंटू जी, और हाइट सेंटर ऑफ मास की। तो कई चीजें देखनी पड़ेंगी तुम्हें। मैं तो हिंट करी है कि तुम्हें वॉल्यूम और सेंटर ऑफ मास की हाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है कि ये प्रोडक्ट किसका ज्यादा है किसका कम है ना ये। नेक्स्ट देखते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में इस फिगर में जो पहला वाला है, मतलब ये दोनों तरफ दो ऑप्शंस हैं, एक में ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, एक में नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें अगर आप याद करो कि जब आप अपर ब्लॉक पर फोर्स लगाओगे तो अपर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी, ये क्लास के अंदर भी डिस्कस का पार्ट है, और ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन राइट होगा, ये लेफ्ट वाले फिगर में। और अगर ये साथ चलना चाहते हैं, अगर ये टुगेदर मूव वाली कंडीशन है, तो क्या रिजल्ट लगाओगे टुगेदर मूव वाले पे? टुगेदर मूव वाले में जो ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन है वो आप लिखोगे कैपिटल F1 माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय उसका मास 5, फोर्स अपॉन मास। और ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन लिखेंगे फ्रिक्शन F डिवाइडेड बाय 3, फ्री बॉडी डायग्राम्स के हिसाब से। तो यहां से F1 की वैल्यू मिलेगी तुमको 8 स्मॉल f डिवाइडेड बाय 3, 8f/3, फर्स्ट फिगर के हिसाब से। और सेकंड फिगर में जाओगे तो सेकंड वाले फिगर में ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा क्योंकि उस पर फोर्स लगा रहे, और ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन आगे आएगा। तो सेकंड वाले फिगर में ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन F/5 लिखा जाएगा, और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन F2 माइनस F डिवाइडेड बाय 3। यहां से F2 की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 8F डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मतलब साथ चलने के लिए F1 8 स्मॉल f/3 होना चाहिए और F2 8f/5 होना चाहिए। तो F1 की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, उसके लिए फ्रिक्शन को मैक्सिमम पुट कर देना। F2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो फिर करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी मैक्सिमम कर दो। इससे देख लो F1 के मैक्सिमम और F2 के मैक्सिमम का रेशियो जो बनेगा 5:3 का बन जाएगा डायरेक्टली। डी ऑप्शन तो आ ही रहा है वैसे। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू जब रेशियो 5:3 है तो ऑब्वियस सी बात है कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू F2 के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। हम तो सिर्फ इस वर्ड को पकड़ रहे हैं, टुगेदर मूव मतलब सेम एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दिया जाए इनकी। ठीक है जी, बोलो, बढ़े आगे। यस सर। 10th क्वेश्चन देखो। 10th में ये फॉर्मूला बेस है, वैसे ये डिस्कस करने लायक है नहीं, बट छोड़ दें इसको। यस सर। यस सर। मतलब सिंपली फॉर्मूला यूज कर लो यार, इसमें टाइम खराब हो जाएगा हमारा। 11th में बताओ, डिस्कस करना हो तो करें इसको। देखो, इसमें एक स्प्रिंग है, उससे हमने कुछ मास लगाया। क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है। पहली बात वो कह रहे हैं कि बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज नॉर्मल। तो स्प्रिंग नॉर्मल, मास रेस्ट पे है, और उसके बाद कम्स टू रेस्ट अगेन आफ्टर अ डिस्टेंस कुछ है उसमें। ठीक बात बताओ, जब ये मास को रिलीज करोगे तो ये मास कुछ और नीचे जाएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से वो मास एक्स डिस्टेंस नीचे जा करके दोबारा रेस्ट पे आ गया फिर से। तो जब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन में यहां पर एनर्जी कैलकुलेट करो, E1 मान लेते हैं इसको, और बाद वाली कंडीशन में एनर्जी को E2 मान लेते हैं। तो एनर्जी E1 जब कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी के 3 फॉर्म हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, और स्प्रिंग एनर्जी जिसको हम लोगों ने इलास्टिक एनर्जी कहा था। कि 3 फॉर्म में एनर्जी है इसमें। तो E1 की जो वैल्यू बनेगी उसमें काइनेटिक 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, हम रेफरेंस मान रहे हैं उसको, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है क्योंकि स्प्रिंग नॉर्मल है। E2 बाद वाली एनर्जी, उसमें भी काइनेटिक वाला फॉर्म 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि अब हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहे हैं, तो -mgx लिखेंगे, और इलास्टिक एनर्जी बिकॉज स्प्रिंग एलोंगेट हो चुकी है, यहाँ पर एलोंगेटेड स्प्रिंग है तो एनर्जी भी होगी इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर। लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। E1 इक्वल टू E2 कर दीजिए, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पर, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। तो E1 इक्वल टू E2 करो। E1 इक्वल टू E2 करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2mg डिवाइडेड बाय k, बी ऑप्शन। और जब ये रेस्ट से रेस्ट पे गया है तो आप इमेजिन करो इसकी वेलोसिटी के साथ किस तरीके का चेंज आया होगा। अगर जीरो वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब हाफ वे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज की जाएगी, और फिर आधे रास्ते जाकर के इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। ये जीरो वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तभी जा सकते हो जब आधे रास्ते वेलोसिटी बढ़े और आधे रास्ते वेलोसिटी कम हो जाए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी इसकी? फिर सिमेट्री है, स्प्रिंग में सिमेट्री होती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसका पैराबोला है kx², x/2 पर। x/2 पे। अब अपने ऑप्शन देख लो, मिल गए। तो ये कह रहे हैं बॉल विल हैव नो एक्सेलरेशन एट द पोजीशन व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू x/2। एक्चुअली x/2 पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि जीरो से इंक्रीज करके मैक्सिमम होंगे, जीरो से इंक्रीज करके हाफ डिस्टेंस तक वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम होगी, और हाफ डिस्टेंस बाद रिड्यूस करके वापस जीरो हो जाएगी। तो जब मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से इसका डेरिवेटिव dv/dt वो जीरो हुआ। तो सही ऑप्शन है नो एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू x/2, बिकॉज x/2 पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। और द बॉल विल हैव अपवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल टू g एट द लोवेस्ट पॉइंट। इसके लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, लोवेस्ट पॉइंट पर फोर्सेस देख लो कौन कौन सी लगेंगी। तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में kx का फोर्स, और उसमें x की वैल्यू निकाल चुके हो 2mg/k के बराबर। तो जो kx है इसका मतलब ये 2mg है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में 2mg का फोर्स लग रहा है, मतलब कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ mg का हुआ। और नेट फोर्स अगर ऊपर mg है तो डिवाइडेड बाय मास करके ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाएगी। ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है,
बोलो मैं, ठीक है। 12th भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से इसके लिए आप क्लास का नोट्स देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको ये। बट इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो एंगल्स तुमको दिए गए हैं वो नॉर्मल के साथ नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जब क्लास में हम लोगों ने इस लेक्चर को लिया था ऑब्लिक बाउंसिंग वाले एग्जांपल को, तो एंगल नॉर्मल से ले रहे थे, यहाँ पर एंगल फ्लोर के साथ है। स्किप कर जा रहे हैं इसको यार, मतलब ऐसे डिस्कस जरूरत नहीं है, अगर किसी को है तो बोल दो अभी, आई मीन। बट ये बोले आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए यस ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ पीछे, ये देख लो, पेपर हो जाएगा डिस्कस का मतलब। इसमें सेवनटीन, कोई एक क्वेश्चन रह गया क्या इसमें यार? इतनी थे, 17 क्वेश्चन थे। 18 तक। सर एक और पेज था। अच्छा, वो कहा, चलो कोई बात नहीं, देखो इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। 17th में पावर का फंक्शन दे रखा है तुमको टाइम के साथ, तो ये तो बेसिकली, सॉरी 13 से करना है। 13th में फोर्सेस के ग्राफ दे रखे हैं तुम्हें, और पार्टिकल 0,5,12 से 4,20,0 तक गया, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो ठीक है, वर्क डन अलग अलग निकालो, जो एफ एक्स का ग्राफ है उससे अलग वर्क निकालेंगे, एफ वाई के ग्राफ से अलग वर्क निकालेंगे, एफ जेड के ग्राफ से अलग वर्क निकालेंगे। तो जो एफ एक्स वाला ग्राफ है इसको ध्यान से देखें तो इसका स्लोप वगैरह दे रखा है, और आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक जाना है, तो x की वैल्यू 0 और x इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू बनेगी। तो वो tan थीटा दे रखा है, उससे मालूम चल सकता है आपको, या इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल करके दिखा सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, या जैसे भी क्या आंसर बनेगा आप बताएंगे जरा। x इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 3/2 दे रखी है, 16 आएगा। 16, ठीक है। तो उसके बाद एरिया अंडर ग्राफ वर्क हो गया, तो ये वाला पूरा एरिया निकालो, एरिया अंडर कर्व वर्क होगा। तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया वगैरह कैलकुलेट करेंगे, हाफ 10 + 16 × 4, इतना एरिया बना। अब ये आंसर नहीं है, अब एफ वाई पे आओ। एफ वाई में हम 5 से 20 पे जाना है, तो एफ वाई के ग्राफ में पहले तो 5 पर वैल्यू चेक करेंगे कि 5 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलेगी। इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल कर भी कर सकते हो, या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वगैरह कुछ भी लगा सकते हो कि 5 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू बनेगी और 20 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू बनेगी। ये दोनों निकालने पड़ेंगे हमें इसमें। तो 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर क्या पैरामीटर आना चाहिए, और 20 के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल एक्सिस पर क्या पैरामीटर आना चाहिए। दो ऑप्शंस हैं, या तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करें, या फिर ये जो ग्राफ दिया गया है इसकी लाइन की इक्वेशन निकालो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन mx + c वाले से। तो इस लाइन का स्लोप -4/3 इंटू वाई और प्लस वाई इंटरसेप्ट इसका 20 है, तो चाहे तो इसकी इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसमें वाई को 5 रख लो। सर इसमें हम लोगों को मॉड लेना है एरिया का, या फिर जो माइनस एरिया है नहीं, उसको माइनस में, वर्क में माइनस लेते हैं नीचे वाला एरिया। ठीक है सर। तो y को 5 रखेंगे तो 20 - 20/3, यानी मेरे ख्याल से ये 40/3 यहाँ पर आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बिकॉज मैं बिना पेन पेपर के ही कर रहा हूँ। और 20 रखने पर y की वैल्यू जब 20 रखेंगे तो -80/3 है, ये 20 - 80/3 -20/3। तो एरिया पूरा निकालो, ये ऊपर का एरिया भी और नीचे का एरिया भी, लेकिन प्लस माइनस के साथ। तो मैं मतलब एरिया हो जाएगा इसमें हाफ 40/3 इंटू 15 और 5 10, ये पॉजिटिव एरिया बनेगा, और नेगेटिव एरिया बनेगा हाफ इंटू 15 से 20, ये 5 हो गया, और बॉटम साइड पर वो 20/3 जा रहा है। ये एफ वाई वाले ग्राफ का एरिया है। अब एफ जेड वाले ग्राफ पर आओगे, सेम कंसेप्ट, तो उसमें 12 से 0 जाना है, 12 से 0। तो इसमें तो पूरा कुछ करना नहीं, बिकॉज ग्राफ ही 12 से 0 का है, तो इसमें सीधा सीधा एरिया निकाल लेते हैं इसका, हाफ 12 इंटू 16, बट माइनस में।
अब ये सारे एरिया ऐड कर दो, सम ऑल एरियाज, समेशन ऑफ जितने भी एरियाज हैं उनको ऐड कर लीजिए, यही वर्क डन है। चेक करके देख लो आंसर मैच करता है कि नहीं करता आपका। जितने ये एरिया कैलकुलेट किए जा रहे हैं इन सबको ऐड कर लो। हो गया मैच? यस सर, कर देंगे। ठीक है जी। 14th, में boat has a speed 5 in the still water, crosses a river of 1 kilometer width along the shortest possible path in the 15 minute। तो पहली बात तो अब थोड़ा सा अगर याद करें आप इसके नोट्स को कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या कंडीशंस होती थी रिवर के केसेस में। क्या बोट परपेंडिकुलरली मूव करते स्टार्ट करती है या फिर किसी एंगल वगैरह पे चलते हैं अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएं, बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होती है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो नोट्स में तो ये बताया गया था कि बोट को पानी के अंदर किसी एंगल पर जाना पड़ता है पीछे की तरफ का, क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो ये लगाते हो ना कि वेलोसिटी ऑफ बोट, जो एक्चुअल वेलोसिटी बोट की निकालते हैं वो वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये कंसेप्ट लगाते हो। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है ये आपके शॉर्टेस्ट पाथ पर है, मतलब रिजल्टेंट शॉर्टेस्ट पाथ पर जा रहा है, तो इसका मतलब बोट इन द स्टिल वाटर ये किसी और डायरेक्शन में होगा, और इसी को हम किसी एंगल पे दिखाते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन द स्टिल वाटर को किसी थीटा एंगल पे दिखाते हो, और उसमें वाटर की वेलोसिटी को ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ से। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इसमें ऐड किया बाय द ट्रायंगल लॉ, और जो रिजल्टेंट आया उसको हम लोग कह देते हैं कि ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी हुई। वी बोट एक्चुअल, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए। अब वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, ये तो तुम्हें 5 दे रखा है कि ये वैल्यू 5 है। वाटर की वेलोसिटी का पता नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है वो रूट ऑफ 25 स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से वेलोसिटीज के बीच में, ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी। और विड्थ 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर की विड्थ एक्चुअल वेलोसिटी पता चल गई, और टाइम 15 मिनट का। तो 15 मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट कर लें तो 1/4 आर टाइम हो गया, इक्वल टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन द एक्चुअल स्पीड रूट ऑफ 25 स्क्वायर नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया है, 5 स्क्वायर होगा वो। तो 25 माइनस VW स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, VW की वैल्यू 3 आ जाएगी इससे। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए आगे देखो। 15th क्वेश्चन में कैपिटल M को स्टेशनरी रखना है आपको। फ्री बॉडी डायग्राम सोचो क्या बनेगा इसमें। 15th क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब कैपिटल M पर कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, है ना जी बच्चे। देखो सबसे पहले हम स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, तो सुनिएगा ध्यान से जरा। एक कैपिटल M स्मॉल m के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन से स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर भी नॉर्मल लगाएगा। तो इसको नॉर्मल ब्लॉक्स का कह दीजिए, n ब्लॉक्स, दोनों मतलब रॉड और मास आपस में नॉर्मल लगाएंगे। इसके अलावा एक नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन से भी आएगा, तो एक नॉर्मल कैपिटल M मास के ऊपर दिखाओ बाय द इंक्लाइंड प्लेन, उसको NP, नॉर्मल बाय प्लेन। उसके अलावा कैपिटल M की जो ग्रेविटी की फोर्स होगी mg साइन थीटा वाली और mg कॉस थीटा वाली, उनको मैं रिजॉल्व करके दिखा देता हूं। कैपिटल M के ग्रेविटी वाले फोर्सेस के कंपोनेंट mg साइन थीटा और mg इंटू कॉस थीटा। उसके अलावा कैपिटल M नीचे की तरफ स्लिप करेगा
तो फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल एम के ऊपर लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल एम के ऊपर की साइड लग रहा होगा। और लिमिटिंग केस है, बिकॉज मिनिमम वैल्यू का मतलब आप लिमिटिंग केस में जानना चाहते हो, तो लिमिटिंग केस में इसको म्यू इंटू नॉर्मल पुट करेंगे। कौन सा नॉर्मल लेंगे ये यहाँ पर डिसीजन लेना है तुमको, ब्लॉक वाला नॉर्मल लोगे या जो प्लेन एग्जर्ट कर रहा है वो नॉर्मल लेंगे। तो उसके लिए देखो कि फ्रिक्शन कहाँ पर अवेलेबल है। इसमें इन्होंने कह रखा है नो फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड ब्लॉक, यानी कि फ्रिक्शन जब इनक्लाइंड प्लेन से लगना है तो नॉर्मल भी हम इनक्लाइंड प्लेन का ही चूज करेंगे यहाँ पर, एनपी। और इसके अलावा रॉड पे, ये तो हो गया कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम। रॉड के केस में रॉड का भी अपना मास है, तो रॉड की भी ग्रेविटी की फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे। रॉड की ग्रेविटी वाली फोर्स के कंपोनेंट करें तो वो स्मॉल एम जी इंटू साइन थीटा और दूसरा है एम जी इंटू कॉस थीटा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो रॉड है, जो ये रॉड है, इसके एम जी कॉस थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। डायग्राम सामने है, आप चाहो तो थोड़ा सा और मैं स्क्रीन को बिगर साइज पे देखता हूँ। देखो रॉड का ये जो एम जी कॉस थीटा वाला फोर्स है, कौन बैलेंस कर रहा होगा, मतलब कौन सा फोर्स इसके अपोजिट साइड पे जा रहा है, एनबी। एनबी। तो पहली चीज तो आपको एनबी मिला, पहली चीज आपकी एनबी की वैल्यू आई, एनबी बराबर एम जी कॉस थीटा। अब नॉर्मल बाय प्लेन कितना लग रहा होगा, तो कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम पर कंप्लीट फोकस रखिए, कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम पर कंप्लीट फोकस। और कैपिटल एम में परपेंडिकुलर टू इनक्लाइंड प्लेन एम जी कॉस थीटा की फोर्स लग रही, परपेंडिकुलर टू इनक्लाइंड प्लेन एनबी लग रहा है, और परपेंडिकुलर टू इनक्लाइंड प्लेन ये एनपी लग रहा है। ये तीनों फोर्सेस इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है। ये सब अब बैलेंस हो जानी चाहिए। इसका मतलब एनपी शुड बी बैलेंस्ड बाय एनबी प्लस कैपिटल एम जी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी कॉस थीटा हुआ। और इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, ये तो परपेंडिकुलर टू इनक्लाइंड प्लेन था, अब इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल देखो, तो पैरेलल टू इनक्लाइंड प्लेन में एम जी साइन थीटा, कैपिटल एम जी साइन थीटा की फोर्स और एक फ्रिक्शन की फोर्स, इनको आपस में बैलेंस करेंगे, यानी कैपिटल एम जी साइन थीटा बैलेंस्ड बाय म्यू टाइम्स एनपी। एनपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, एनपी की वैल्यू वो हो गई एनबी, सॉरी एनबी क्यों लिखेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्टली जब निकाल चुके हैं, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, जो आंसर निकालना है देख लो क्या आता है। सर ये टॉपर नहीं कर जाएगा मतलब इसके अबाउट? नहीं करेगा कौन, रॉड की ब्लॉक, रॉड पे जो है। नहीं, रॉड पे बच्चा आप फिगर पे भी ध्यान देंगे ना, तो ये थोड़ा सा इन्होंने साइड में जो शेडिंग्स दिखाई हैं, इसका मतलब रॉड को एक्सटर्नली स्टॉप किया गया है। ये जो शेडिंग्स दिखाई गई हैं, इसका मतलब रॉड को एक्सटर्नली स्टॉपर्स लगा करके उसको रोका गया है, रॉड डाउनवर्ड मोशन ना कर जाए कहीं पर, और रोटेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि स्टॉपर उसकी काफी लेंथ में है, अच्छी खासी लेंथ में स्टॉप किया गया है उसको। यस सर। इतनी वर्किंग आई समझ में, मतलब पूरा देखो। यस सर। वैल्यू, हाँ तो Yes, वैल्यू sir. वैल्यू रखो, इसका आंसर देखो क्या बनता है। आ जाएगा आंसर बच्चे, सही से कैलकुलेशन सही कर लो, आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए 16th, ये भी कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 16 कंसेप्चुअल है। तो इसका कंसेप्ट पहले याद दिला दें, कंसेप्ट फॉर क्वेश्चन 16 क्या है। कंसेप्ट फॉर क्वेश्चन 16 इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ लाइन, ये इसका कंसेप्ट है। अब ये कैसे डिफाइंड होता है देखो, अगर कोई एक लाइन आप ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन कंसिडर करो, और उस लाइन के दो अलग अलग पॉइंट्स चूज करें,
उस लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट्स P1 एंड P2, और वो पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में वेलोसिटीज हो उनकी, P1 P2 की वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शंस में है। मतलब P1 का मोशन किसी और डायरेक्शन में है और P2 का मोशन किसी और डायरेक्शन में है। एक की वेलोसिटी को VP1 कह देते हैं, एक की वेलोसिटी को VP2 कह देते हैं, और ये दोनों उस लाइन से θ1 और θ2 के एंगल्स बना रहे हैं, θ1 θ2 के एंगल्स। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि अगर हम P1 और P2 की वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर दें लाइन के अलोंग और लाइन के परपेंडिकुलर, अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो P1 की वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट लाइन के अलोंग है और P1 की वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली P2 की वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट लाइन के अलोंग है और P2 की वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका आंसर अगर निकालें तो P1 की वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन के अलोंग VP1 cos θ1 और लाइन के परपेंडिकुलर VP1 cos θ1 सॉरी, नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, तो sin θ1, साइन होगा यहाँ पर, sin θ1। VP2 के भी कंपोनेंट्स करेंगे तो VP2 इंटू cos θ2 और VP2 sin ऑफ θ2। और ये जो लाइन हम लोगों ने कंसिडर की है, ये वो लाइन है जो P1 P2 को ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग P1 एंड P2, जो P1 P2 को ज्वाइन कर रही है उस लाइन की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि टोटल कंसेप्ट ही समझ लो इसमें से क्या है कि हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है कि जो अलोंग लाइन P1 P2 अगर आप देखोगे ना, अलोंग लाइन P1 P2 और रिलेटिव वेलोसिटी निकाले इसमें से, तो अलोंग लाइन P1 P2 रिलेटिव वेलोसिटी को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इसी को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोई भी नाम देते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो क्या हो। और अगर ये लाइन r लेंथ की हो तो कंसेप्ट ये कहता है कि जो dr/dt होगा, dr/dt ये VP1 cos θ1 माइनस VP2 cos θ2, और परपेंडिकुलर टू लाइन P1 P2, परपेंडिकुलर टू लाइन P1 P2 में जब आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो दैट इज इक्वल टू, ये सब डेफिनेशंस हैं, फिर बोलूँ आपको, दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ P1 P2 यानी कि r मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P1 P2। ये डेफिनेशन है एक लाइन के एंगुलर वेलोसिटी की, मतलब एक लाइन की एंगुलर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज relative velocity of end points of the line in a direction perpendicular to line and divided by r length of line। मैं इसको फॉर्मेट ही बदल देता हूँ, इसको इसमें r को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं ताकि डेफिनेशन याद रहे आपको। relative velocity perpendicular to a line divided by length of line defined as angular velocity of line। और इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कहीं ऐसा क्वेश्चन अगर फिर से आए तो आप इसमें ये मत करना कि यार एक क्वेश्चन तो हो गया बाकी नहीं हो रहे। और इसको समझने के लिए आपको बेसिक एग्जांपल दिखा सकता हूं, कन्विंस करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लो। जब आप एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन पे चलते हो, एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन, तो सेंटर से पार्टिकल को जो लाइन मिलाती है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है तो सेंटर और पार्टिकल को रेडियस से कनेक्ट करते हैं। और क्या हम वेलोसिटी को टेंजेंट की तरफ नहीं दिखाते, v को अलोंग द टेंजेंट, तो ये वेलोसिटी लाइन CP के परपेंडिकुलर है या फिर लाइन CP के पैरेलल है। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लो, सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़ चुके हो,
ये जो रेडियस की लाइन है और वेलोसिटी की लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है। और क्या रिलेशन लगाते हो v और r के बीच में? क्या हम ये नहीं कहते v इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, यानी कि ओमेगा इक्वल टू v बाई r? तो मैं यहीं से कंसेप्ट ले रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बट कौन सी वेलोसिटी और कौन सा डिस्टेंस? तो वो वेलोसिटी जो इस डिस्टेंस r के 90 डिग्री की डायरेक्शन में है। बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां पर सेंटर वाला पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होता है और पॉइंट P मूव कर रहा होता है। मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है। अगर दोनों पॉइंट्स मूव करेंगे तो हमको ये पता है कि दो मूविंग पॉइंट में से एक पॉइंट को स्टेशनरी करने के लिए आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा लो। और यही चीज जो सर्कुलर मोशन में आप जाने अनजाने यूज कर रहे होते हो, उसी को मैं यहाँ पर कंसेप्ट बना के बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर टू अ लाइन जो भी वेलोसिटी आप निकालोगे रिलेटिव, वो r इंटू ओमेगा के बराबर है, यानी कि ओमेगा वहां से निकाल सकते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल है, u दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर है। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, जो पेपर का क्वेश्चन है उसके लिए अगर बात करते हैं, तो उसमें सिचुएशन थोड़ी अलग है। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, तो उसमें अगर आप बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाते हो u स्पीड से और अल्फा एंगल पर, और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जा चुके हैं, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो पहली बात, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप दिखाओगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos अल्फा वेलोसिटी दिखाओगे, और जहां से प्रोजेक्ट किया है वहां से इसको कनेक्ट करो, इसको मिलाओ, तो ये हमारे लिए r हो गया। क्यों, कैसे पता चला कि ये r होगा? खुद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो रिलेटिव, किसके रिलेटिव की बात की है इन्होंने? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो खुद कह रहे हैं। और एक पार्टिकल तो ऑलरेडी स्टोन दे ही रखा है इन्होंने, तो एक स्टोन हो गया और दूसरा आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, तो इन दोनों को मिला देते हैं। स्टोन को और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मिलाइए, एक डिस्टेंस r आ गई, और जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है u cos अल्फा। क्या ये u cos अल्फा जिसको आपने r लिखा है उसके पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर है? मतलब जो वेलोसिटी u cos अल्फा हम देख रहे हैं, क्या ये इस r के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या दोनों ही नहीं है? तो आंसर की दोनों ही नहीं है। अब ये जो r है, अगर मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर है, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग कर दें, बिकॉज क्लैरिटी के लिए हमको डायग्राम अलग करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको। ये डिस्टेंस हमने r मानी है, इसका एंगल थीटा माना है, और यहाँ पर वो वेलोसिटी है जो कि u cos अल्फा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकालेंगे r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकालेंगे r के पैरेलल डायरेक्शन। r के पैरेलल डायरेक्शन में ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो कंपोनेंट पैरेलल टू r u cos अल्फा इंटू कॉस थीटा, और कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू r u cos अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा। और जो कंपोनेंट r के परपेंडिकुलर है, यानी कि u cos अल्फा इंटू साइन थीटा, यहीं पर कंसेप्ट लगाओ। परपेंडिकुलर टू लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको इस r से डिवाइड कर दें तो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, यानी ओमेगा है u cos अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r। अब r क्या है यहाँ पर, स्मॉल r क्या है? तो स्मॉल r निकालने के लिए अगर इसकी मैक्सिमम हाइट h हो, और ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो हाफ ऑफ द रेंज होगी r/2।
तो हम एक और काम कर सकते हैं, साइन थीटा वगैरह रिप्लेस करने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये बना u cos अल्फा, साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा h, और ये जो स्मॉल r है ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। स्मॉल r बाय द पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे तो ये कैपिटल H स्क्वायर प्लस रेंज का स्क्वायर बाई 4। तो साइन थीटा रिप्लेस होगा, साइन थीटा रिप्लेस होकर हो जाएगा h डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल r, और डिवीजन में स्मॉल r है तो उस स्मॉल r को फिर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर बाई 4। अब इसके अंदर हमें h और r भी निकालने पड़ेंगे, बट वो निकल जाएंगे, h और r निकल जाएंगे क्योंकि u और अल्फा दे रखा है। बोले तो एडिशनल कंसेप्ट भी तुम्हें बता दिया कि किस कंसेप्ट के ऊपर है, और इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा, बिकॉज सब निकालना है, रेंज निकालनी है, हाइट निकालनी है, सब कुछ करना है, बट करना जरूर, आंसर जरूर ट्राई करना मैच करने के लिए। 17 पावर और टाइम का इक्वेशन है, तो ये तो खैर बड़ा आसान क्वेश्चन था, बिकॉज पावर इज रेट ऑफ वर्क डन dw बाई dt। तो ये आपको दे रखा है 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 का, इससे वर्क निकाल सकते हो, इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर dt, और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेकर 2 तक की। और जब वर्क आ जाएगा तो वर्क डन बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर, और इसमें u 0 है, टाइम 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू 0। तो ये छोड़ दे रहा है, ये तो हो जाएगा अभी, आई मीन इसमें तो बहुत टाइम ही लग रहा है। यस ये, सर। ये Yes, हो भी गया होगा मेरे ख्याल से सभी से कुछ क्वेश्चन। यस ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे। इसमें पहले तो प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद कोलिजन भी है, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट था यार। पहले तो प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद कोलिजन है। तो फेज वाइज इसको ब्रेक करते हैं ना, पहले फेज में फेज 1 प्रोजेक्टाइल वाला, फेज 1 प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन तक, जस्ट बिफोर कोलिजन तक आप कंसीडर करो प्रोजेक्टाइल मोशन, और उससे उसके कंसेप्ट लगाओ। तो उसके कंसेप्ट के हिसाब से ये बॉडी स्टार्ट हुई है 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एट द हाइट ऑफ 3.5 मीटर, और जब ये कोलाइड करने वाली है तो इसकी हाइट 1 मीटर की है, 1 मीटर की हाइट पर ये कोलाइड करने वाली है, और 3.5 मीटर की हाइट से वो स्टार्ट हुई थी। तो पहले तो हम ये पता लगाएं कि कोलाइड करते वक्त क्या वेलोसिटी होगी इसकी। और अब कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट लगाओ, आप यहाँ पर एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज कर सकते हो। तो जब वो 3.5 मीटर की हाइट पे रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू उसकी वेलोसिटी 7 का स्क्वायर, और जब 1 मीटर की हाइट हो जाएगी तो mg इंटू उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस हाफ m v स्क्वायर, सारे m कैंसिल और v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 35 इधर 10 25 प्लस 49 से, जो भी मतलब कुछ कुल मिलाकर के v की एक वैल्यू आएगी। जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक आपने 7√2 आएगी सर। अच्छा कर लिया कैलकुलेट, ठीक है, v इक्वल टू 7√2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट कि ये वेलोसिटी मान लेते हैं हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है, ये वेलोसिटी हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है। तो इसके बाद दूसरा कंसेप्ट ये लगाते हो कि जो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी हॉरिजेंटल लाइन से थीटा एंगल पर है, इसका मतलब v cos थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग वाले वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट से मैच करनी चाहिए, और स्टार्टिंग वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड है,
और ये v अभी हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन से 7√2 बताया है, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और कोलिजन से पहले की वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों ही कैलकुलेट कर लिया। 7√2 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री नीचे। अब फेज 2 क्वेश्चन का फेज 2 कोलिजन। तो इस वाले फेज को अलग से डिस्कस करके देखो जरा क्या होगा इसमें। एक सेकेंड डायग्राम ले ले जरा। हाँ जी, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, जो बॉडी इससे कोलाइड हो रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री नीचे जा रही है 7√2 मीटर पर सेकंड से। 7√2 मीटर पर सेकंड से स्मॉल m वाली बॉडी हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री नीचे है। क्या वो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर नहीं है? बिकॉज ट्रायंगल खुद 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। और जो बॉडी स्ट्राइक हो रही है वो हॉरिजॉन्टल से 45 नीचे है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता इसमें कि जो बॉडी स्ट्राइक हो रही है वो ट्रायंगल के इंक्लाइंड फेस के 90 डिग्री पर है? बोले यस जो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो बॉडी ट्रायंगल को हिट कर रही है वो ट्रायंगल के इंक्लाइंड फेस के बिल्कुल 90 डिग्री पर आई है। ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस हुआ ये। और जब कोई चीज नॉर्मल इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल ही करेगी, उसका रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल होगा। दैट मीन्स कोलिजन के बाद, देखिए ये ट्रायंगल फिलहाल रेस्ट पे है। अच्छा, किसी का माइक म्यूट करूं। कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि ट्रायंगल की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और ये जो बॉल इससे स्ट्राइक हुई है वो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं रिफ्लेक्ट करके किसी वेलोसिटी v2 से चलने लगी। ये कोलिजन के बाद का डायग्राम है और ये कोलिजन से पहले वाला डायग्राम। अब टाइप ऑफ कोलिजन भी दे रखा होगा, इलास्टिक। अब इसके आगे समझो। कोलिजन्स में हमको पता है कि कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर केसेस में मोमेंटम कंजर्व किया जाता है, तो यहां पर भी वही बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, मोमेंटम किधर की तरफ कंजर्व कराओगे? किधर की तरफ? अगर हम बॉल प्लस वेज को सिस्टम ले तो सिस्टम के बाहर क्या है फिर? अगर बॉल प्लस वेज सिस्टम है तो इस फिगर में सिस्टम के बाहर क्या है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है यहाँ पर? तो एक्सटर्नल फोर्स, हाँ जी, नॉर्मल बाय द फ्लोर, जो कि वर्टिकल लगेगा। तो वर्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस है, तो मोमेंटम आप वर्टिकल में कंजर्व नहीं करा सकते, मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंजर्व करा पाएंगे यहाँ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक्सटर्नल फोर्स में ग्रेविटी कंसिडर नहीं की मैंने, तो ये मैं कोलिजन में पहले भी बता चुका हूँ। कोलिजन की अप्रोक्सीमेशंस के अंदर मैंने कई बार ये चीज बताई है कि ड्यूरिंग कोलिजन हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन आप सरफेस के नॉर्मल फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज नॉर्मल फोर्स कई सारे केसेस में इंपल्सिव फॉर्म में आता है। ग्रेविटी की फोर्स इंपल्सिव नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है m/g का, तो वो मास और m और g के प्रोडक्ट से ही डिफाइंड है। बट नॉर्मल रिएक्शन का कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं होता। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सिचुएशन के हिसाब से कम भी हो सकती है, सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व कराओ। अब इससे क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो क्या इक्वेशन बनेगी। तो स्मॉल m और कैपिटल M का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कोलिजन के बाद mv1
स्मॉल एम का हॉरिजेंटल मोमेंटम चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो स्मॉल एम की वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखना होगा, यानी कि एम वी टू कॉस 45, वो भी नेगेटिव साइड पे। तो ये हमने कोलिजन के बाद का मोमेंटम लिख दिया। अब कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम, वो भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो कोलिजन से पहले कैपिटल एम तो स्टेशनरी था, यानी कैपिटल एम को 0 करेंगे और प्लस स्मॉल एम, उसकी वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो 7√2 मीटर पर सेकंड हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के एंगल पर है, जिसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट 7 होगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इधर हमने कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम लिखा है। और दूसरा इलास्टिक कोलिजन है ये। यहां पर भी ध्यान से सुन लेना स्टेटमेंट। इसमें यह कहा जाता है कि जो रिलेटिव स्पीड है जस्ट आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज ई टाइम्स रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। लेकिन यहां पर लेक्चर में भी ये बात की गई है, फिर से बोल दे रहा हूं, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जब लगाई जाती है तो ये हमेशा अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन में लगाई जाती है। दो बॉडीज के कोलाइड करते वक्त ये हमेशा उनके नॉर्मल लाइन के अलोंग होनी चाहिए, हमेशा ही। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि फोर्स किधर की तरफ 0 है, उधर कंजर्व कराओगे तो हो सकता है कभी हॉरिजेंटल में कंजर्व हो रहा होगा, हो सकता है कभी वर्टिकल में कंजर्व हो रहा हो सकता है कभी दोनों डायरेक्शंस में कंजर्व हो रहा हो। रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन को आगे से हमेशा के लिए याद रखना है। ये तो नोट्स में भी है, लेक्चर में भी मिल जाएगा तुमको, फिर से रिपीट कर दे रहे, ये हमेशा नॉर्मल लाइन के अलोंग। तो पहले हम जस्ट आफ्टर कोलिजन देखते हैं। नॉर्मल लाइन का मतलब ये लाइन है जो वेज और पार्टिकल की नॉर्मल लाइन है, इसकी बात कर रहे हैं, जिसको लाइन ऑफ इंपैक्ट भी कहा जाता है। तो ये जो नॉर्मल लाइन जिसको हम कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना आप, जिसको मैं ग्रीन कलर से भी ड्रॉ किया है, जिसको मैं नॉर्मल लाइन कह रहा हूं, इस नॉर्मल लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में, इस नॉर्मल लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में स्मॉल एम की क्या वेलोसिटी है और कैपिटल एम की क्या वेलोसिटी है। तो स्मॉल एम की वेलोसिटी इस नॉर्मल के पैरेलल, वो तो ऑलरेडी v2 है, लेकिन कैपिटल एम की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इस नॉर्मल लाइन पे जाएगा तो वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल एम की एक्चुअल वेलोसिटी v1 हॉरिजेंटल है, वो नॉर्मल से कोई एंगल बना रहा होगा, तो आपको यहाँ पर उसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, वो v1 डिवाइडेड बाय √2। और कोलिजन से पहले इसी नॉर्मल लाइन की तरफ, कोलिजन से पहले इसी नॉर्मल लाइन की तरफ स्मॉल एम की वेलोसिटी 7√2 है और कैपिटल एम उस समय रेस्ट पे था। तो कोलिजन के बाद स्मॉल एम और कैपिटल एम नॉर्मल लाइन पर एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय √2 शुड बी इक्वल टू e विच इज 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे रखा है और कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड जो है वो है 7√2। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हें निकालना है इसमें वेज की वेलोसिटी, मतलब कि v1 निकालना है, यानी कि v2 को एलिमिनेट करना है। तो सेकंड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकालिए और सब्स्टिट्यूट कर दो v2 फर्स्ट इक्वेशन में, फिर देख लो इसमें v1 की क्या वैल्यू बनती है। स्टेप्स क्लियर हुए इसमें? यस सर। Yes, sir. लेंदी है क्वेश्चन, लेंदी है मानता हूँ, ठीक है, थैंक यू। लेंदी है क्वेश्चंस, लेकिन मतलब पर्पस ऑफ इसको डिस्कशन भी यही था, बिकॉज एक तो ऑलमोस्ट पूरी मैकेनिक्स रिवाइज हो जाती है इसके थ्रू, और बेटर प्रिपरेशन के लिए टेस्ट ऐसे ही देने चाहिए आपको, मतलब ऐसे और भी जितने टेस्ट होते रहेंगे तो फिर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जा रही है, बिकॉज होम प्रैक्टिस से वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बेनिफिट टेस्ट के थ्रू मिलेगा तुम्हें। अब इसके आगे ना कैलकुलेशन भी है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये।
ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं यार अभी ना।